हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आ जाओ, शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है जी, अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी, AVS10। अब ये कोड लगाने से क्या होगा, इस कोड को लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो, मतलब जैसे मैं SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, है ना, तो मान लो उनके SSC कैटेगरी वाले दोस्त नहीं होते। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैं आपका कोड रिकमेंड तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ना SSC वाले कोई दोस्त नहीं है, तो सर क्या करूं। तो मैं उनको बोलता हूं कि ये वाला जो कोड है ना, ये आप किसी भी कैटेगरी में लगवा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC कैटेगरी में काम करेगा। इस कोड को आप किसी भी कैटेगरी में यूज करवा सकते हो। SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, नीट, क्लास 10 सब्सक्रिप्शन, 9 सब्सक्रिप्शन, किसी भी अन अकेडमी पर जितने भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं पढ़ाता हूं बच्चे SSC कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे ना किसी इंडिविजुअल टीचर या किसी इंडिविजुअल बैच की फीस नहीं होती, यहाँ पे होती है सब्सक्रिप्शन की फीस। अब उसका क्या फायदा, जरा समझना। अक्सर आपने देखा होगा, जब आप कहीं से कोर्स परचेज करते हो, किसी ऐप से कोर्स परचेज करते हो, तो मान लो ये ग्रामर का बैच आया, थोड़े दिन बाद फिर उसी ऐप पे टीचर अनाउंस करके जाएगा, लो जी अब मेरा वोकैब का बैच आ गया। फिर अनाउंस करके जाएगा, लो जी मेरा प्रैक्टिस बैच आ गया। फिर अनाउंस करके जाएगा, लो जी मेंस के लिए अलग बैच आ गया। फिर अनाउंस करके जाएगा, लो जी अब अपडेटेड कंटेंट वाला बैच आ गया। कितनी बार कोर्स परचेज करोगे, हर बार 500-500 का भी बेचे तो भी ये 2,500-3,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आपको 6,000 के अंदर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सबका, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए। ठीक है जी, एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, कई बार क्या होता है, हम किसी ऐप से कोर्स परचेज करते हैं, उसके बाद हमें वो टीचर एक लेक्चर तक तो अच्छा लगता, मतलब एक चैप्टर तक तो बढ़िया पढ़ाया, बाद में हमें बढ़िया नहीं लग रहा। फिर क्या करोगे, अगली ऐप से दोबारा फीस देके कोर्स परचेज करोगे। या फिर मान लो मैथ्स में अरिथमेटिक ठीक लगा, एडवांस ठीक नहीं लगा, एडवांस ठीक लगा तो अरिथमेटिक ठीक नहीं लगा, फिर क्या करोगे। तो भैया उसका इलाज है, इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप अपनी मर्जी से 2, 3, 4, 5 जो भी आपको टॉप एजुकेटर्स लगते हैं उनकी क्लास लगाइए, अपनी तसल्ली करिए और फिर सब्सक्रिप्शन लीजिए। नेक्स्ट पर जाइए। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो कोई भी बैच आता रहे, उसके बाद आपको कोई दोबारा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मेंस के लिए बैच आएगा, तो जिन बच्चों ने पहले से सब्सक्रिप्शन ले रखा उनको कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं। एक बार जिन्होंने फीस दे दी, फिर चाहे कोई भी बैच आता रहे, कोई दोबारा फीस नहीं लगेगी। क्लियर है जी। एक ही हर संडे को टेस्ट होता है, ये 22 तारीख वाला बेसिकली थोड़ा सा, आज वाला थोड़ा बढ़िया था क्योंकि इसमें फ्री स्कॉलरशिप वगैरह थी। स्कॉलरशिप के अलावा ये प्राइज मनी वगैरह भी थी। आप में से जिन्होंने भी जीता उनको कांग्रेट्स भाई। मेरा जो अब लेटेस्ट बैच आएगा वो मेंस के लिए आएगा, और ये उन बच्चों के लिए जो एक बार कोर्स मुझसे कर चुके हैं, जो कहीं से, मतलब मुझसे नहीं तो किसी अच्छे टीचर से एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं, उनके लिए है ये बैच। बेसिकली इसके अंदर क्या है, कुछ टेढ़े कॉन्सेप्ट जो अक्सर मैंने डाउट क्लासेस में कराए हैं, प्रैक्टिस वाली क्लासेस में कराए हैं, और कुछ नए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक प्रैक्टिस बैच निकाल रहा हूँ। बेसिकली प्रैक्टिस बैच कह लो या एडवांस ग्रामर कॉन्सेप्ट बैच कह लो। ये उन बच्चों के लिए, जैसे मेंस के टाइम पे ना बच्चे को होता है यार कुछ नया भी मिल जाए, थोड़े से नए कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ, उस तलब को शांत करने के लिए है। बाकी मेंस में ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा नए के पीछे नहीं भागना है, सिंपली अपना रिवाइज करिए, मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, रिवाइज मॉक एनालिसिस, रिवाइज मॉक एनालिसिस, दैट्स इट। लेकिन मुझे पता है कि बच्चे मानते नहीं है, कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट के चक्कर में भागते हैं, फिर कोई ना कोई नई किताब उठाएंगे, वीडियोस में से छांटेंगे, 1 घंटे की वीडियो है, कॉन्सेप्ट नया मिला 5 मिनट का। तो आपका उतना टाइम खराब ना हो, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं इकट्ठे मिला के 30 क्लास में आपको डिलीवर कर दूंगा। उसके लिए है ये बैच। इसके अलावा जो मेरा कंप्लीट वाला बैच होता है, थ्योरी वाला जो बैच होता है, वो 22 जुलाई को आया था, अब अगला आएगा 22 सितंबर के अराउंड। 2 महीने में एक बैच आता है मेरा। ठीक है, तो जो 22 सितंबर तक का वेट कर सकते हैं तो भैया इसी में आना, लाइव ही देखना, मजा तभी आएगा। नहीं तो फिर इसको शुरुआत से रिकॉर्डेड देख सकते हो, वो आपकी मर्जी। इसके अलावा वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच, ये सब चलते रहते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पे सारे बैच, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब कुछ अनलॉक हो जाएगा एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो। कोई बार बार फीस नहीं देनी। आइए शुरू करते हैं। अब कल हमने ना 10 क्वेश्चन करे थे इस स्लाइड के ना, मैं एक बार आगे ले जाता हूँ जल्दी से। इसके पूरे कर लेंगे और 5 क्वेश्चन कुछ नए भी कर लेंगे, इस स्लाइड को भी पूरा कर लेंगे और 4-5 क्वेश्चन नए भी कर लेंगे।
हाँ जी, इसमें बताइए जरा। बताओ भाई जरा इसमें क्या आएगा। द रिस्पॉन्स टू दैट चैलेंज इज टू मेक द गेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर विजिबल। वो जो चैलेंज है, वो जो चुनौती है, उसके लिए रिस्पॉन्स ये है कि क्या कर सकते हैं हम। उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि जो ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं उनको और ज्यादा विजिबल बनाया जाए, यानी लोगों को वो साफ साफ बताया जाए कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं। और जो इसके ट्रांजिएंट डाउन साइड है, और जो इसके छोटे मोटे जो बहुत क्षण भर के लिए कम रहने वाले, जो ट्रांजिट मतलब ज्यादा जिनकी वैल्यू ना हो, ऐसे जो इनके डाउन साइड्स हैं उनको उनको लेस पेनफुल बनाया जाए। इसके जो गेन्स है उनको ज्यादा विजिबल बनाया जाए, मतलब लोगों को उसके बारे में बताया जाए, और इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको उनको लेस पेनफुल बनाया जाए। तो अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, उनको ये जो डाउन साइड्स हैं इनको कैसा बनाना है, इनको कैसा बनाना है। तो यहां पे ये मेक के बाद ही चल रही है सारी चीजें। मेक द गेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विजिबल एंड ट्रांजिएंट डाउन साइड को कैसा बनाना है, पॉलिटिकली लेस पेनिंग बनाना है। अब ये यहां पे लेस के बाद ये लेस एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, पॉलिटिकली उसको कैसा बनाना है, लेस पेनफुल बनाना है। कुछ आ रही है बात समझ में। तो यहां पे आपको एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे आपको पेनफुल वर्ड का यूज करना चाहिए था। क्लियर हो गया। ये लेस यहां पर एडवर्ब है, यहां पे आपको एडजेक्टिव जैसे ये था ना, देखो क्या बनाना है, गेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को तो विजिबल बनाना है। क्या बनाना है, विजिबल बनाना है। ये बेसिकली ये सारे के सारे आए हैं किस चीज के लिए, ये जो द रिस्पॉन्स टू दैट इज मेक द गेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विजिबल, एंड जैसे ये गेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को क्या बनाया, विजिबल बनाया। अभी विजिबल क्या एडजेक्टिव है। और ये जो डाउन साइड्स हैं इनको कैसा बनाना है, इनको लेस पेनफुल बनाना है। अब ये डाउन साइड जो है ये नाउन है, इसके लिए लिखना है तो एडजेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे पेनफुल लिखना पड़ेगा, और लेस इसके लिए एडवर्ब की तरह से पॉलिटिकली लेस पेनफुल। क्लियर हुआ कुछ। नेक्स्ट पर जाइए। अब इतनी बात तो समझ रहे हो ना, पेन अपने आप में नाउन है, नाउन दूसरे नाउन के लिए, डाउन साइड नाउन के लिए कैसे आ सकता है, तो ये तो हट गया। लेस पेन्ड, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और वैसे भी ये तो मतलब अपने को उसके लिए कोई पास्ट पार्टिसिपल थोड़ी लगाना है, सिंपल एडजेक्टिव लिखना है, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है ना पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी दिखाना है, सीधा लिखना अपने को, तो पेनफुल वर्ड का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल तब आते हैं जब हमें एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें बताइए जरा। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। हैप्पी रक्षाबंधन भाई, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मेहनत करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, ताकि अगले साल अपनी सैलरी से अपनी बहन के लिए जो वो चाहें वो गिफ्ट कर सकें आप, है ना। अगले साल का टारगेट यही बनाओ। इसमें क्या मजा है यार, इसमें क्या मजा है, पापा मम्मी से पैसे लिए, उसका कुछ खरीद के बहन को दे दिया, चॉकलेट ला दी, और ये समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। जब अपनी तनख्वाह से जब वो क्रेडिट का मैसेज आता है ना, योर सैलरी हैज बीन दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका है मजा। और उस सैलरी से जब लेके जाओगे बहन के लिए कुछ, तो उसका अलग मजा होगा। तो मेहनत अपनी इतनी कर दो कि अगले साल अपनी सैलरी से देंगे उसको कुछ। चलो जी। Not only do they heighten anxiety among the targeted groups, rather also they risk giving unacceptable
अ परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी। ना सिर्फ उन्होंने बढ़ा दिया एंजाइटी को, वो जो टारगेटेड ग्रुप्स थे उनके अंदर जो एंजाइटी थी, ना सिर्फ उन्होंने उसको बढ़ा दिया, बल्कि उन्होंने रिस्क में डाला, बल्कि उन्होंने खतरे में डाल दिया। वो जो अनएक्सेप्टेबल परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी है उसको देने को भी उन्होंने खतरे में डाल दिया। अब मुझे लगता है देखो इससे ज्यादा घिसा पिटा तो कुछ नहीं है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर होता, ना कि रादर आल्सो का, तो यहाँ पे बट ऑल्सो का पेयर बनेगा, तो बट ऑल्सो वाला पेयर इसके अंदर है तो ये आप लगा देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पर जाइए। बैच के बारे में भाई बिल्कुल शुरुआत में बताया था मैंने आपको, ठीक है, बैच के बारे में बिल्कुल शुरू में बताया था, अब लास्ट में बताऊंगा। इसमें बताइए जी। जैसे मान लो ये कोई मीटिंग हुई या फिर कोई पैक्ट हुआ, इट कॉल्ड फॉर, कहने का मतलब इसमें ऐसी डिमांड करी गई है। इट कॉल्ड फॉर का मतलब है कि इसमें ऐसी रिक्वायरमेंट दिखाई गई, वो कोई मीटिंग हो सकती है, कोई पैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्पीच हो सकती है, कोई इंटरव्यू हो सकता है। तो इट कॉल्ड फॉर एन एंड, मतलब उसमें डिमांड करी गई कि एंड कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। किस चीज को समाप्त कर दिया जाए? डिस्क्रिमिनेशन को। जो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको समाप्त करने के लिए मांग करी गई उसमें। तो यहां पे बेस्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? बेस्ड एट कि बेस्ड ऑन? बेस्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन है? बेस्ड एट समथिंग कि बेस्ड ऑन समथिंग? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाइए। इसमें बताओ जरा। विनायक, अविनाश, विवेक, वैभव, बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा क्या आएगा? इवन आफ्टर पुटिंग हिज बॉडी एंड सोल, अपनी पूरी बॉडी और सोल लगा देने के बाद, अपना पूरा शरीर और आत्मा लगा देने के बाद भी, इफ ही फेल्स टू अचीव विक्ट्री, अगर वो विक्ट्री अचीव नहीं कर पाया तो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी किसी के ऊपर। अगर सब कुछ झोंकने के बाद भी उसको विक्ट्री नहीं मिली ना, तो फिर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी किसी के ऊपर। तो यहां पे ही विल नॉट हैव एनी अथॉरिटी अबव अदर्स, किसी और के ऊपर अथॉरिटी के लिए क्या प्रीपोजिशन आएगी? उसके लिए प्रीपोजिशन आएगी ओवर अदर्स, अथॉरिटी ओवर समबडी। इसमें बताइए जरा। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, द पर्पज ऑफ स्पीकिंग इज टू कम्युनिकेट। बोलने का जो पर्पज होता है वो होता है कम्युनिकेट करना। मैं चुनता हूं ऐसे शब्द जो कि बेस्ट होते हैं उस आइडिया को कन्वे करने के लिए। जो मैं आइडिया कन्वे करना चाहता हूं उसको कन्वे करने के लिए जो बेस्ट वर्ड्स होते हैं वो चुनता हूं मैं। अब जरा समझ के देखिएगा, यहां पे ये एक टाइप ऑफ हैबिट बता रहा है उसकी। ये तो अपनी हैबिट बता रहा है ना यार, कि जो कम्युनिकेट करने, स्पीकिंग का जो पर्पज होता है वो होता है कम्युनिकेट करना, और मैं ऐसा करता हूं, तो ये तो अपनी हैबिट बता रहा है। और हैबिट बता रहा है तो फिर वो प्रेजेंट डेफिनेट में आएगी, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आएगी। देखो सारा का सारा, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट आर बेस्ट, ये पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे पास्ट क्यों लिखे अपन? ये आपकी हैबिट बता रहा है, तो यहाँ पे V1 लिखना है यार, V1 लिखो तो आई चूज लिखना। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा। ये अक्सर आपने देखा होगा, कंपनियां वगैरह सस्ते मेडिकल इंश्योरेंस कर देती हैं ना, सस्ते मेडिक्लेम दे देती हैं आपको। पहले तो कहेंगी बस आप 100 रुपये महीना दो और आपको इतने का कवर मिल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आपको कुछ हो जाता है, आप क्लेम करने जाते हो, तो आपको पता चलता है, यू डिस्कवर, आपको पता चलता है कि या तो आपका जो मेडिक्लेम है वो इन एक्सपेंसेस को कवर ही नहीं करता। दुनिया जान के टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं,
अच्छा इस टाइप वाले जो हैं वो कवर नहीं होंगे इसमें, या फिर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस बेस पर कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। मेडिक्लेम सिर्फ तभी मिलता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, अगर आप बाहर से कोई दवाई वगैरह ले लो तो फिर आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, तुम ऐसा पाओगे, तुम ऐसा, ये लिसनर के पॉइंट ऑफ मतलब लिसनर को बताई जा रही है सारी बातें, सेकंड पर्सन के लिए बोली जाती हैं। यू लिखा हुआ है, योर लिखा हुआ है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो भैया किन के एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी तुम्हारे ही रहे होंगे ना। देयर एक्सपेंसेस थर्ड पर्सन कहां से आ गया इसमें, तो यहाँ पे योर एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बाजो, इसमें बताओ जरा। ये मान लो अब कोई भड़काऊ स्पीच देने वाला नेता है ना, तो यहां बेसिकली ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये आस्किंग जो है ना, आस्किंग पीपल टू आइडेंटिफाई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से एक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है। याद है वो वाले सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, वॉकिंग ऑन द रोड ही वॉज हिट बाय अ ट्रक, याद आ रहा, ऐसे ही वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय स्नेक, वो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वही है। ये ही इसके लिए सब्जेक्ट है, ही आस्किंग द पीपल, बेसिकली ये आस्क कौन कर रहा है, लोगों को कह कौन रहा है, ये ही कह रहा है। ये इंसान, ये लोगों को कह रहा है कि खुद को आइडेंटिफाई करो अपने रिलीजन और कास्ट से, रादर देन बीइंग सेकुलर। ये जो आप कहते हो ना सब धर्म सेम है और ये हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, उसको वो वाली चीज मानने की बजाय आप अपने आप को अपने रिलीजन से, अपनी कास्ट से आइडेंटिफाई करो, है ना। और इसने ऐसा कहा, और इसने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला जाएगा। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कह रहा है लोगों को, कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो, लोगों तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करो विद, कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपने रिलीजन से और कास्टिज्म से, कि कास्ट से। कास्टिज्म का तो मतलब होता है जातिवाद, और कास्ट का मतलब होता है अपनी जाति, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म। तो यहाँ पे कास्टिज्म नहीं, यहाँ पे कास्ट लिखना है। कास्टिज्म तो बेसिकली वो प्रोसेस है, जातिवाद। तो यहाँ पे कैसे अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करने को कह रहा है वो कह रहा है कि अपने रिलीजन के बेस पे, अपनी कास्ट के बेस पे अपने आप को आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे रिलीजन एंड कास्ट आएगा। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा। While addressing the assembly, the officer said it was a tit-for-tat action involving selected targeting. Such action don't last very long. मान लो कि कोई दो गैंग्स में आपस में शूट आउट वगैरह हो गया, उसमें कुछ लोग मर गए, तो ऑफिसर को बुलाया गया असेंबली में कि एक्सप्लेन करो कि ये क्या हुआ और इसको तुम क्यों नहीं संभाल पाए। तो उसने, ऑफिसर जब वो असेंबली को एड्रेस कर रहा था तो उसने कहा कि ये टिट फॉर टैट एक्शन था, मतलब जैसे मान लो उस गैंग ने उस गैंग के कुछ लोग मार दिए होंगे, तो ये टिट फॉर टैट एक्शन था जिसमें कुछ सिलेक्टिव टारगेटिंग करी गई थी। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ लोगों को मारा गया और ये कोई आतंकवादी हमला था, कुछ सिलेक्टिव टारगेटिंग करी गई थी, कुछ सिलेक्टिव लोगों को मारा गया था। और ऐसे एक्शन को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, उन्होंने बस अपना बदला ले लिया, बात खत्म होगी, अब आगे और कोई क्राइम वगैरह नहीं होगी। इस टाइप का बेसिकली एक सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक सिलेक्टिव, ये एक टिट फॉर टैट एक्शन था इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या एक्शन, जिसमें क्या इन्वॉल्व था, सिलेक्टेड टारगेटिंग या सिलेक्टिव टारगेटिंग। अब ये सिलेक्टेड का ना, ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है, किसी चीज के लिए सिलेक्टेड, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर समथिंग। और जब आप कहते हो ना चुन चुन के टारगेट किया गया, तो उसके लिए वर्ड है जी सिलेक्टिव, उसके लिए वर्ड है सिलेक्टिव। कुछ आ रही बात समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये सिलेक्टेड, ये इस चीज के लिए सिलेक्ट हुआ, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस, ऐसे करके वो पॉजिटिव वर्ड होता है और वैसे भी उसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे जब आप कहना चाहते हो ना कि सिलेक्टिव टारगेटिंग थी, कहने का मतलब ऐसा नहीं किसी रैंडम आदमी को मार दिया, वो जो टारगेट किए गए थे वो सिलेक्टिव मैनर में करी गई थी, सिलेक्ट करके करा गया था, तो उसके लिए सही वर्ड है जी सिलेक्टिव। ये वाले जो है देखो, सिलेक्शन टारगेटिंग, ये वाला खुद भी नाउन, ये भी नाउन, ये सिलेक्शन टारगेटेड, यहाँ पे आगे टारगेटिंग तो नाउन है ना, जिरंड है, तो यहाँ पे भी नाउन लगा दिया। या वैसे भी अगर चलो ये नाउन है तो फिर यहाँ पे बाद में एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हो। तो अपना जो ऑप्शन बचा, एक ही सही ऑप्शन बचा सी। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। माई सिस्टर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू फोन।
अब अगर आपने पढ़ रखा होगा ऑर्डर के साथ ना टू आता है ना ऑर्डर के साथ फोर आता है, क्योंकि ऑर्डर कैसी वर्ब है, ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ऑर्डर कैसी वर्ब है, ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पे क्या आएगा, अगर तुम फॉर लिख दोगे तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, जबकि नहीं बनना चाहिए। ऑर्डर व्हाट, ऑर्डर मोबाइल फोन, तो ये फॉर प्रीपोजिशन आपको हटानी पड़ेगी, हैज ऑर्डर्ड लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, दिबू, मुकुंद, संजय, अविनाश, सौविक, संजय बिस्वाल। चलो जी, इसमें बताइए जरा, ऑन अ हॉलीडे ऑन अ हॉलीडे प्रिया प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग फॉर शॉपिंग। छुट्टी वाले दिन प्रिया प्रेफर करती है रीड करना बजाय कि शॉपिंग के लिए जाना। अब आपने पढ़ रखा होगा प्रेफर के साथ टू आता है, आई प्रेफर टी टू कॉफी। अगर ये दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए प्रेफर वर्ब का जब आप इस्तेमाल करते हो तो बीच में टू लगाना पड़ता है, ना कि देन। तो रीडिंग टू गोइंग आएगा। नेक्स्ट पर जाइए। हाँ जी, अभी ये 5 वोकैब के सवाल है, फिर 5 एरर भी हैं अभी, ठीक है, इसके आगे 5 एरर और भी हैं। चलो जी, पेंसिव का सिनोनिम बताइए। पेंसिव का सिनोनिम, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है ये। बताओ जरा, पेंसिव का मतलब बताओ। एक बच्चे का भी अभी तक सही आंसर नहीं आया है। बहुत बढ़िया सवाल कहूंगा मैं इसको। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल सिचुएशन में होना, जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो, पेंसिव का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। इन अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सोच विचार की स्टेज में होना। इतनी बात आई समझ में। और ये जो वर्ड है ना रिफ्लेक्टिव, इसका मीनिंग आपको वो रिफ्लेक्टिव रे वाला याद आ रहा होगा, कोई चीज रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्टिव का एक मीनिंग ये भी होता है सोचने की स्थिति में होना, थिंकिंग स्टेट में होना। तो ये इसका सिनोनिम आएगा। इसमें दिक्कत ये आई, पहली बात तो बच्चों को पेंसिव का मीनिंग नहीं पता, और पेंसिव का मीनिंग अगर पता तो रिफ्लेक्टिव का ये वाला मीनिंग नहीं पता कि रिफ्लेक्टिव का मीनिंग सोचना भी होता है। क्लियर हुआ जी, बहुत बढ़िया सवाल था ये। नेक्स्ट पर जाइए। एंटोनिम बताइए एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का एंटोनिम बताइए। एक्सेप्ट का एंटोनिम। एक ये जो बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है एमपीएसआई के लिए कोई पेड बैच है क्या, बच्चे मैं किसी एग्जाम टारगेटेड नहीं पढ़ाता, मतलब भी इसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सीपीओ के लिए बैच है, एसएससी के लिए बैच है, समझ के देखना। एसएससी के जितने एग्जाम है, फिर चाहे वो सीजीएल हो, फिर चाहे वो सीपीओ हो, फिर चाहे वो सीएचएसएल हो, फिर चाहे वो स्टेनो हो, फिर चाहे वो एमटीएस हो, इन सब का सिलेबस सेम है। इनमें जो जो सिलेबस आता है वो मैं अपने बैचेस में कवर कर देता हूं। अगर एमपीएसआई का सिलेबस उठा लेना और सीजीएल का सिलेबस उठा लेना, अगर वो दोनों सिलेबस सेम है तो दोनों बैच आपके लिए सिमिलर रहेंगे। बच्चे के साथ दिक्कत यही है, उसको पोस्टर ऐसा चाहिए होता है कि हाँ वो वाला बैच होगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आप अपना सिलेबस उठाओ, दोनों की नोटिफिकेशन उठा लो, सिलेबस कंपेयर कर लो, अगर वो सिलेबस सेम है तो वो कवर हो जाएगा सारा सिलेबस आपका। इससे आसान तो देखो कुछ हो नहीं सकता है, एक्सेप्ट का उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट। इसमें बताइए जरा। पारस कह रहे हैं आंसर की आ गई मेरे 23 सही हैं 25 में से, सब तुम्हारी मेहनत है छोटे भाई, मेहनत करते रहो, सब बढ़िया होगा। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ इडियम का मतलब क्या होता है, हैंड टू माउथ, शायद आपको याद हो, इसको एक नेमोनिक्स तरीके से भी करवाया था। हैंड टू माउथ मतलब जितना हाथ में पैसा आता है उतना सीधा खाने पे खर्च हो जाता है, मतलब जितना पैसा आता है उतना कंज्यूम हो जाता है, कोई सेविंग वगैरह नहीं हो पाती। तो कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, जो बिल्कुल ना के बराबर पैसा कमाते हैं उसी को डेली कंज्यूम हो जाता है, वो रोज खर्च हो जाता है। हैंड टू माउथ। इसमें बताइए जरा।
समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इनफेलिएबल, जिसके अंदर कभी कोई गलती ना हो, परफेक्ट। इनएक्सप्लिकेबल, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। अब यहां पे टक्कर बजेगी, देखो समझना। इसका मतलब होता है विच कांट बी रेड, विच कांट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। कोई हैंडराइटिंग वगैरह मान लो इतनी गंदी है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो इलिजिबल हो जाएगी वो। एलिजिबल अलग होता है, वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल, ई वाला ये वो नहीं है। इलिजिबल का मतलब होता है विच कांट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, और इसका मतलब होता है विच कांट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता। विच कांट बी अंडरस्टूड, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो कि जिसको आप पढ़ तो पा रहे हो लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगी। कुछ आ रही है बातें समझ में? तो दोनों में से बेटर ऑप्शन ये है, क्योंकि अंडरस्टूड पूछा जा रहा है मेरे से। जिसको आप लिखाई को जिसको पढ़ नहीं सकते वो इलिजिबल हो जाएगी विच कांट बी रेड, मतलब इतनी गंदी लिखाई है या ऐसी लिखाई है कॉम्प्लेक्स जिसको आपको समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है कि लिख क्या रखा है, लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। मान लो कोड वर्ड में है वो लैंग्वेज, मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं जैसे KELP, है ना, KELPT, फिर मैंने कुछ और लिख दिया, जो लिखा हुआ वो पढ़ तो पा रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, तो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगी। तो अंडरस्टूड वाले के लिए अपन इनकॉम्प्रिहेंसिबल को प्रेफर करेंगे। चलो जी, चैलेंज की सही स्पेलिंग बता दो। आसान है यार, हर बच्चा बता देगा ये तो। ये जी लास्ट वाली डी। चलो जी, इसमें बताओ, एक नंबर का क्लासी सवाल है ये, एक नंबर का क्लासी सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। बताइए जरा इसमें क्या आएगा। लो इस ऑप्शन को मैं थोड़ा और अच्छा चोजन कर देता हूं। ये चोजन है जी, चोजन। या फिर एक काम करो, तुम उस ऑप्शन को ये रहने दो, एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि वो तो ऑप्शन बिल्कुल बोगस ही हो गया ना। स्टूडेंट के साथ हैव कैसे आ पाएगा। ई ऑप्शन और ले लो, हैज चोजन। बताओ जरा क्या आएगा। जिसको स्ट्रक्चर की पूरी समझ है ना, जिसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की पूरी समझ है, उसको पता चलेगा कि यहां पे क्या लगाना और क्यों लगाना है। अब देखो जरा समझना। द स्टूडेंट चोज टू रिप्रेजेंट, द स्टूडेंट चोज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। स्टूडेंट ने चुना, स्टूडेंट ने ये चीज चूज करी कि वो रिप्रेजेंट करेगा स्कूल को, है ना। ही चोज टू रिप्रेजेंट द स्कूल, उसने उसने चूज किया कि वो रिप्रेजेंट करेगा स्कूल को। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे यहीं तक होता तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाता। अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाता। लेकिन अब जरा आगे देखो, यहां पे लिखा हुआ वॉज द एपिटोम ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस। वो एक एपिटोम था। एपिटोम का मतलब होता है सबसे बढ़िया उदाहरण, अपनी अपनी क्लास में, अपनी श्रेणी में सबसे बढ़िया उदाहरण। वो सबसे बढ़िया उदाहरण था डेडिकेशन का और एक्सीलेंस का। अब मुझे एक बात बताओ, ये वॉज लिंकिंग वर्ब है ना। तो अगर तुमने ये स्टूडेंट वर्ब का सब्जेक्ट इसको मान लिया, तो अब यहां पे चोज व्हाट टू रिप्रेजेंट व्हाट स्कूल। तो ये तो ऐसे चल गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव हो गया। तो फिर इस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? इस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? कुछ आई बात समझ में? इसलिए भैया यहां पे वर्ब एक ही आएगी, दो वर्ब यहां पे नहीं हो सकती। यहां पे दो वर्ब नहीं हो सकती। अगर तुम ऐसे कर दोगे, एक बात बताओ, एक और भी हिंट है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो बताओ फिर पूरे सेंटेंस में कंजंक्शन कहां है? अगर दो मेन वर्ब लिखना चाहते हो तो कंजंक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना। पूरे सेंटेंस में वर्ब कहां है, मतलब कंजंक्शन कहां है? तो इसका मतलब गड़बड़ है।
लेकिन अगर मैं सोचो इसको एडजेक्टिव बना दूं, वो स्टूडेंट जिसे चूज किया गया, मैंने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, यहां एक एडजेक्टिव लग दिया, यहां एक एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, वो स्टूडेंट जिसे चूज किया गया है स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो स्टूडेंट जिसे चूज किया गया था स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एपिटोम था, मतलब वो बेसिकली परफेक्ट उदाहरण था डेडिकेशन और एक्सीलेंस का। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट है इसकी वर्ब है ये वॉज, और ये वाला जो पार्ट है ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। कौन सा स्टूडेंट? जिसे चूज किया गया था स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मुझे लगता है दिमाग की बत्ती जली होगी कुछ। बढ़िया सवाल था भाई, 1 नंबर का क्लासी सवाल। इसमें बताइए जरा, ये भी बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। प्रदीप पंगाल कह रहे हैं आपसे ऑफलाइन कहां पढ़ सकते हैं बच्चे? पहले मैं ऑफलाइन जयपुर पढ़ाया करता था, लेकिन अभी मैं ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको एक बड़े भाई के नाते एक सलाह दे रहा हूं, ऑफलाइन आप मुझसे नहीं चाहे किसी से पढ़ लो, लेकिन अभी वो सिचुएशन है नहीं, अभी वो सिचुएशन है नहीं ऑफलाइन पढ़ने की। ऑनलाइन आप चाहो तो मुझसे नहीं पढ़ना ना, अगर ऑनलाइन अनअकैडमी पे नहीं पढ़ना, मुझसे नहीं पढ़ना, किसी भी XYZ ऐप से किसी से भी पढ़ लो, लेकिन ऑनलाइन पढ़ लेना। अभी होगा क्या, सरकार अनुमति दे देगी, अभी खुलने ही वाली है सारी कोचिंगें, दिल्ली में तो शायद खुल भी गई। अब कोचिंगें खुलेंगी 1-2 महीने में, फिर वो थर्ड वेव आ जाएगी, फिर सबसे पहले तुम्हें पता बंद होती है कोचिंगें। एक बार कहीं 15-20 हजार रुपए फीस दे दोगे, ऑफलाइन की फीस भी ज्यादा होती है, कहीं 15 हजार रुपए तो SSC की फीस होगी 15 हजार रुपए दे दोगे, फिर नई जगह कहीं पढ़ नहीं पाओगे, फिर बैठे रहोगे, अपना इंतजार करते रहोगे कब कोचिंग खुलेगी, कब जाऊंगा, कब पढ़ूंगा। तो छोटे भाई समझ, मुझसे नहीं पढ़ना मत पढ़, अनअकैडमी पे नहीं पढ़ना मत पढ़, लेकिन कहीं भी पढ़ और अपना कोर्स पूरा करके अपना तैयारी कर प्रॉपर। चलो जी, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो इस सेंटेंस का मतलब क्या है। जिंदगी जो होती है, जिंदगी जो होती है वो इंटीमेटली कनेक्टेड है लोकल ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज के साथ। कहां की जिंदगी? जो थ्राइविंग टाउन्स होते हैं, जो डेवलप करने वाले, जो डेवलप हो रहे टाउन्स होते हैं, इनमें जो जिंदगी जो होती है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है लोकल ट्रेड और इंडस्ट्री से। ठीक, अब यहां पे लिख रखा मोर, क्या यहां पे इन टाउन्स का किसी और टाउन के साथ कंपैरिजन करना है? क्या यहां पे इन टाउन्स का किसी और टाउन के साथ कंपैरिजन करना है? नहीं भैया। ठीक है जी। अब बच्चे कहेंगे सर फिर यहां पे मच लगा सकते हैं, देखो इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन मच तो कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी बढ़ाता है, मच तो कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी बढ़ाता है, तो ये भी नहीं आ पाएगा। यहां पे आएगा मोस्ट। अब जरा समझना, आपने जो मोस्ट देख रखा है वो वाला मोस्ट देख रखा है जो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के काम आता है ना, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट ऐसे करके, मोस्ट हैंडसम, वो वाला मोस्ट नहीं है। ये वाला जो मोस्ट है इसका मतलब है ज्यादातर वाला, ज्यादातर वाला। जो ये जैसे होता है ना मोस्ट बॉयज, ज्यादातर लड़के, मोस्ट स्कूल्स, ज्यादातर स्कूल्स, ये वो वाला मोस्ट है। ये कोई सुपरलेटिव डिग्री बनाने वाला मोस्ट नहीं है, ये ज्यादातर वाला मोस्ट है। इस सेंटेंस का मीनिंग अलग है, मतलब इस वर्ड का यहां मीनिंग अलग है। अरे कुछ आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। शी ग्लांस्ड का मतलब देखा, और गार्डेडली का मतलब होता है बेसिकली थोड़ा सा ना अपनी ऐसे देखना किसी को, या ऐसे मतलब कुछ भी काम ऐसे करना कि जिसमें आपके इमोशन सामने वाले को पता ना चले। कई बार होता है ना जैसे हम बहुत खुश होते हैं या हम नर्वस होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्ट ऐसे कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे कि सामने वाले को पता ना चले कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या इमोशंस हैं। मान लो कि जैसे होता है ना वो शादी से पहले लड़का लड़की को मिलवाते हैं वो ऐसे करके, तो
पहले तो इसके मन में बड़ी अजीब सी भावना थी, अनप्लेजेंट सी भावना थी इस लड़की के मन में। इस लड़की के मन में जो अनप्लेजेंट सी भावना थी वो दूर हुई और उसने देखा, उस लड़की ने उस लड़के को देखा, लेकिन कैसे देखा? गार्डेडली देखा, यानी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को उसको पता ना चल जाए मेरे मन में कितनी घबराहट सी चल रही है, उस नजर से उसको देखा। ठीक है जी। अब जरा यहां पे जरा समझने की कोशिश करना है, एंड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इससे आप बेसिकली ये दो चीजें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो। ये दो जो क्लॉजेज हैं, अगर ये वाला काम पास्ट में, अगर ये वाला काम पास्ट में, देखने का काम पास्ट में, तो ये वाला काम तो बेसिकली उससे भी पहले हो रहा ना। ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं, कह सकते हो साथ में हो रहे हैं। अनप्लीजेंट फीलिंग पास हुई और उसने देखा, तो यहां पे ये भी तो पास्ट में आएगा, ये प्रेजेंट में कैसे आ सकता है? तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा पास्ट। नेक्स्ट बाजी, इसमें बताइए जरा। बहुत इजी है ये तो। अफर्मेशन जो होती हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं डिजायर्ड सिचुएशन या गोल को, और अक्सर रिपीट करी जाती हैं ताकि उन्हें, इन ऑर्डर टू गेट देम इम्प्रेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, ताकि उन्हें फिक्स किया जा सके अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बिल्कुल इम्प्लांट कर दिया जा सके। अब यहाँ पे दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। अफर्मेशंस ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, अब ये प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे डिस्क्राइब्स नहीं डिस्क्राइब आएगा। नेक्स्ट पर जाइए। अरे सौरभ कितनी बार कमेंट करेगा सर मिरर ऑफ कॉमन एरर कब लगाना चाहिए, स्टार्टिंग से या जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाए, जब चैप्टर वाइज लगाने चाहिए, और जब सारे चैप्टर खत्म हो जाए तो मिसलिनियस वाला पार्ट कर लेना चाहिए। ऑब्वियस बात है भाई, जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जा रहे हो तो प्लेन टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर साथ साथ लगाते चलो। चलो जी, इसमें बताओ जरा आज का आखिरी सवाल। थ्रू प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड अफर्मेशंस, रिपीटेड अफर्मेशंस की प्रैक्टिस के साथ, रिपीटेड अफर्मेशन की प्रैक्टिस से हम वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस, हम बड़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं हमारे चोजन पाथ पे। जो हमारा चुना हुआ पाथ है, जो हमारा करियर पाथ है, उसमें बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये एंड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब दो वर्ब जुड़ती हैं तो उससे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड हो जाती है, सेम टेंस में होती है अक्सर वो। तो यहाँ पे मेक आ रहा तो इससे पहले कैन मॉडल अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे भी वो कैन मॉडल अंडरस्टूड है। अगर वो कैन मॉडल अंडरस्टूड है तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी तो यहाँ इंक्रीज आएगा। अरे आई कुछ बात समझ में? ये कैन मॉडल है, मॉडल के बाद जैसे यहाँ पे मेक आया ना, तो वैसे यहाँ पे इंक्रीज्ड नहीं, यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे इंक्रीज आएगा। ये चोजन पाथ को देख के कर दिया क्या तुमने? ये तो एडजेक्टिव है भैया, और ये ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये चोजन पाथ। यहाँ पे वर्ब जो ज्वाइन हो रही है वो मेक वाली है। उससे क्या क्या हो सकता है? हम ग्रेट प्रोग्रेस कर सकते हैं हमारे चोजन पाथ पे, और इंक्रीज कर सकते हैं हमारे मैग्नेटिज्म को सक्सीड करने के लिए किसी भी चीज में। चलो जी, अब आप अपना स्कोर कमेंट करिए। आज 25 सवाल हुए हैं, ठीक है। ये 5 एरर लास्ट में अलग से हुए थे, तो टोटल आज 25 क्वेश्चंस हुए। 25 में से आप अपने मार्क्स कमेंट करिए। तब तक मैं एक चीज और अनाउंस कर देता हूं बच्चे, 25 अगस्त, 25 अगस्त यानी अभी 2-3 दिन बाद एक बैच लॉन्च हो रहा है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली मुझसे एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं। कृपया इसके अंदर ये उम्मीद मत करिएगा कि इसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी ग्रामर दोबारा पढ़ाऊंगा, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, वो सब के लिए बैच नहीं है, ठीक है जी। ये उन बच्चों के लिए बैच है जो एक बार कॉन्सेप्ट पूरे सारे अपने कर चुके हैं, कोर्स पूरा कर चुके हैं। मेंस के टाइम पे वो उनका टाइम खराब ना हो, वो कोई नई किताब उठाएंगे, वीडियो से अच्छे कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वह सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे इकट्ठे करके एक ही बैच में आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आपकी वो ललक पूरी हो जाए बस। उसके अलावा आपको जितना आपने पहले पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है, मॉक देने, एनालिसिस करना है, एनालिसिस में जो टॉपिक्स आपके कमजोर है उनको फिर रिवाइज करना है, यही आपको सीक्वेंस चलाते रहना है। क्लियर है?
जो थ्योरी वाला बैच लगाना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट वाला बैच बता दो, इस मेंस के लिए नहीं, मुझे तो वैसे जनरल तैयारी के लिए बता दो आप, तो उसके लिए भैया मेरा 22 जुलाई को पिछला बैच आया था, अब अगला आएगा 22 सितंबर के अराउंड, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, ठीक है। 22 सितंबर के अराउंड मेरा नया बैच आएगा। आप अगर चाहें तो सबसे बढ़िया तो क्या रहेगा, तब तक का वेट कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप AVS 10 कोड लगा के अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद फिर अपना आराम से पहले वोकैब का बैच देख लो जब तक ये बैच नहीं आता, क्योंकि दोनों साथ में देखोगे वैसे ही बर्डन हो जाएगा। तो वोकैब पढ़ा रखी है मैंने, उसमें फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, रूट वर्ड के थ्रू पहले वोकैब कंप्लीट कर लो, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये रहेगा। उसके बाद फिर अपना जब ये बैच आए तो इसको लाइव देखना पहली क्लास से। क्लियर हो गया। अब भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आज तक मुझसे पढ़े और जिनको मेरी वीडियोस देख के फायदा होता है, ये बैच आने वाला है मेरा, रोज रोज तुम्हें पता है बैच आता नहीं, महीने के अंदर एक बैच आता है, और थ्योरी वाला बैच तो 2 महीने में एक बार आता है। तो AVS 10 कोड के साथ इस बैच के लिंक को प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ये वीडियो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी 1 ही मिनट के बाद, उसके नीचे लाइक करना, वो कमेंट करना, वो सब का रूटीन बना लो भाई, रोज रोज ना बोलना पड़े, जिस दिन मैं बोलता नहीं उस दिन कोई करता भी नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ फायदा होता है मेरी वीडियो से तो वो लाइक करना, कमेंट करना, उसका रूटीन बना लो, और कमेंट में मैं पिन करूंगा इस बैच का लिंक, उसको शेयर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ AVS 10 कोड के साथ। 2-3 दिन ही बचे, अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो अभी शेयर कर दोगे तो सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे उसमें, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई, इसकी PDF मैं भी डाल देता हूँ।